नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल VM22 पर। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर विचार करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम रेलवे के एग्जाम जैसे NTPC और ग्रुप डी, RPF, जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का मेरा कथन है, जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जब तक आप खुद अपने आप को हार नहीं मानते तब तक कोई हरा नहीं सकता। इसी वाणी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम चाहते हैं कि आप लोग RRB ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। RRB ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट है वो CN 8 2024 ग्रुप डी एग्जाम 2025, RRB CN नंबर 8 2024 को, लेकिन 2025 में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का डेट इंपॉर्टेंट डेट है। एप्लीकेशन शुरू होगा 23/1/2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट 22/2/2025 तक रखा गया है और पेमेंट के लास्ट डेट है 24/2/2025। करेक्शन एडिट फॉर्म जो है वो 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक दिया है। 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आप जो भी हालांकि गलत फॉर्म भरते समय नहीं कीजिएगा, लेकिन जो हो जाता है उसका सुधार के लिए, करेक्शन के लिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक इसका निर्धारित टाइम दिया है। और RRB ग्रुप डी एग्जाम डेट जो है अभी एज पर शेड्यूल, यानी RRB के अनुसार इसका शेड्यूल तय किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल या बिफोर एग्जाम से पहले अवेलेबल किया जाएगा एडमिट कार्ड। जनरल OBC के लिए और EWS के लिए फॉर्म राशि जो है वह 500 है। SC ST PH EBC के लिए 250 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 250 रुपये रखे गए हैं। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू UPI के द्वारा पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद देखेंगे RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल। टोटल बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन में शॉर्ट लिस्टेड किया गया है पोस्ट के, वह 32,438 पोस्ट क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। पोस्ट नेम है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ग्रुप डी का ये पोस्ट है और इसका वैकेंसी 32,438 है। और कहें तो इसका एलिजिबिलिटी अगर कैटेगरिया देखें तो क्या है, क्लास 10th है और मैट्रिक, हाई स्कूल जो भी है ये नहीं होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट शुड बी लेफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट 15 सेकेंड। कहने का मतलब है कि मेल के लिए जो दिया गया है वह वजन को उठाना है, कैरी करना ढो करके, वो 35 kg जो है कि वेट को 100 मीटर ले जाना है और इसके लिए निर्धारित टाइम दिया गया है 2 मिनट। 2 मिनट में 35 kg वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर जाना है। और रनिंग के लिए कहा गया है कि 1000 मीटर जो है कि
4 मिनट और 15 सेकेंड में 1000 मीटर दूरी तय करना है, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ओनली फॉर वंस चांस, इसके लिए एक बार ही चांस दिया जाएगा, पुनः चांस की अपेक्षा नहीं किया जाएगा। आगे फीमेल के लिए अगर देखें नेक्स्ट, तो बताया जा रहा है शुड बी लेफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट फॉर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट, रनिंग इन 5 मिनट 40 सेकेंड। ये बताया जा रहा है क्या, महिला के लिए क्या बताया जा रहा है कि 20 kg वेट को उठाना है और उसको ले जाना है, ढोना है, कितना मीटर, 100 मीटर। इसके लिए 2 मिनट टाइम निर्धारित किया गया है। मतलब ये पता चल रहा है कि मेल के लिए 35 kg है और फीमेल के लिए 20 kg है। समय में कोई अंतर नहीं है, वेट में केवल अंतर है। और देखा जाए तो रनिंग के लिए इसमें 1000 मीटर दौड़ करना है मेल को भी, और फीमेल को भी देखा जाए तो 1000 ही मीटर दौड़ करनी होगी। और इसके लिए समय थोड़ा ज्यादा है, फीमेल मेल से ज्यादा है। फीमेल में 5 मिनट और 40 सेकेंड्स का समय दिया गया है। ओनली फॉर वन चांस, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, एक चांस ही दिया जाएगा। इसी के साथ हम लोग आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का मेरा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे और इसी तरह के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। तो हमें इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और देख करके तय करेंगे कि आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें क्या मेथड लगाना होता है। अगर इस मेथड को मालूम हो जाएगा तो आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का भी है, इसमें भी वैकेंसी जिस आधार पर है उस तरह से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। समय को बहुत ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है, इसलिए बनाइए और रिवीजन बहुत ज्यादा कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें ऐसा त्रिभुज है, ए है, त्रिभुज ए बी सी है और इसकी भुजा जो है कि अलग अलग है। मान लो कि 5 है, 5 है, 7 है, 10 है, इस तरह से कह दिया है कि, और इस त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग समझेंगे पहले क्या, इस एरिया को निकालने के लिए इसको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। जब विषम बाहु त्रिभुज हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट ओवर लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए कर लेंगे और एस माइनस क्या कर लेंगे, एस माइनस ए करेंगे, एस माइनस बी करेंगे और एस माइनस क्या करेंगे, सी करेंगे। ए बी सी क्या है, ए बी सी भुजा की लंबाई है। एस क्या है, एस जो है कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप होता है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, सबको ऐड करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 7 + 10 हो जाएगा। अब आई कितना हो जाएगा, अर्ध के लिए 2 करना पड़ेगा, 10 10 और 7 17, 17 3 20 और 2 22 हो जाएगा, 22/2 मतलब 11 मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ लगा लेंगे रूट ओवर 11 और क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस में से 1 हटा देंगे। एस में से 1 हटाने का मतलब क्या है, एस में से 1 हटाने का मतलब है कि अगर 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 गुने। फिर क्या कर लेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे, एस माइनस बी मतलब 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा गुने। फिर 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको आसानी पूर्वक, अगर रूट से बाहर होने वाला हो तो रूट से बाहर किया जा सकता है। तो क्या कर लेंगे, इस 2 4 है तो 4 को 2 करके बाहर इसको कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 बच जाएगा अंदर और 6 बच जाएगा, मतलब 2 इंटू क्या हो, 2 रूट क्या हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा। और सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 2√66 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है और हम लोग के बनाना है तो इस तरह के मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात
2:1 है। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं, अगर मान लिया जाए कि दो त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, डी, ई, एफ। फिर क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, अगर दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या कर लेंगे, ऐसे स्थिति में क्या कर लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और अनुपात कहेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल हो जाएगा भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी अब बटा ई एफ, ये भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस आधार पर हम क्या मानेंगे, 2:1 भुजा मान लेते हैं। इसका 2 दे दिया था और इसका 1, तो 2/1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1 होता है, मतलब 4:1 हो जाएगा, और जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर आगे अगर देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है 2022 में, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए। और ऐसा नहीं कि ये ग्रुप डी का ही है, हर एग्जाम में इस तरह के रूल और मेथड को पालन करके क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसमें लिख देने का मतलब ये नहीं कि केवल ग्रुप डी का है। जो भी वनडे एग्जाम हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कराती है कंपटीशन के रूप में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है, न कि यही क्वेश्चन केवल रट लेंगे तो हो जाएगा, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। चलो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाओं की परिमाप नहीं, माप दिया है, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है? कह रहा है कि अगर मान लो कि 28 सेंटीमीटर शीर्ष लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, तो पहले तो क्या कर लेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके लिए पहले क्या है, एस का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सब भुजा का वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। तो क्या कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो क्या मिलेगा, 5 5 8 5 13 1 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 42 निकल के आ जाएगा एस। अभी हम लोग क्वेश्चन हो रहा था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या हो जाएगा, एस माइनस सी, सब आपस में मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एस का वैल्यू क्या है, 42 आया है, 42 हो जाएगा, और एस का वैल्यू 42 में से घटा देंगे कितना, 15 घटा देंगे, 15 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जैसे ही 15 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 इधर, 20 और 5 20 और 5 25 और 2 27 बच जाएगा, 27 हो जाएगा, गुने फिर 42 घटा देंगे तो 2 उधर और 2 उधर, 4 10 और 4 14 बच जाएगा, गुने क्या बच जाएगा, 41 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। आगे देखेंगे तो क्या होगा, इसको आगे देखेंगे तो क्या कर लेंगे, रूट ओवर कर लेंगे। 42 को क्या कर सकते हैं, 14 गुने 3 कर सकते हैं, 27 को क्या कर सकते हैं, 9 गुने 3 कर सकते हैं, 14 को क्या कर सकते हैं, 14 को क्या कर सकते हैं, 14 का 14 रहने देते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, 14 के वर्ग हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, गुने 3 का वर्ग हो जाएगा। इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 गुने 3 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। क्या ये राइट आंसर अभी नहीं आया है, ये क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब। तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार का वैल्यू 28 है और ऊंचाई का वैल्यू क्या है, h मान लेते हैं, यही h निकालना है। तो 126 बराबर 1/2 गुने 28 हो जाएगा और गुने h हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, 14 से काट लेंगे, 14 से काटेंगे 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 से काटेंगे तो क्या होगा,
14 नमा 126, 14 नमा क्या हो जाएगा 126, 2 से 2 क्या कर लेंगे काट लेंगे, इसलिए h वैल्यू क्या हो जाएगा, h वैल्यू क्या हो जाएगा 9, और 9 क्या है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी को लगता है कि बहुत ज्यादा फास्ट बना रहे हैं तो कमेंट में बोलिएगा, क्योंकि एग्जाम में फास्ट ही बनाना पड़ता है और कुछ चीजों को जल्दी समराइज करना पड़ता है, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा, बनाने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इस आधार पर हम बनाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं कि फास्ट कैसे करें, फास्ट बहुत जरूरी है आजकल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है बाबू कि एक समकोण है, जिस समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री हो और 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के कर्ण का माप जो है ना 8 सेंटीमीटर है और समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा ऐसा है कि जो बराबर है आपस में, तो मान लेते हैं कि ए बी और बी सी भुजा बराबर है, बराबर है तो एक्स एक्स मान ले सकते हैं, माना जा सकता है दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, ये हम नहीं प्रश्न कर रहा है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हम लोग के एक्स का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, तो इसके लिए पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे तो कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 8 के वर्ग 64 होता है और 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 से काट देंगे तो 32 मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा रूट 32 हो जाएगा, रूट 32 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा, x का वैल्यू रूट 32 मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा बाबू रूट 32 मिलेगा। अगर हम इसको बाहर करें तो 16 दूनी 32, 4 बाहर करके रूट 2 लगा सकते हैं, x वैल्यू, x वैल्यू आ गया, इसका मतलब आंसर नहीं हो गया। अब हम लोग क्षेत्रफल पर चलेंगे कि आखिर क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है 1/2, आधार, आधार को क्या मानेंगे 4√2 मानेंगे और ऊंचाई को क्या मानेंगे आधार गुने ऊंचाई 4√2 मिलेगा, क्योंकि आधार इसका क्या है x है और ऊंचाई भी इसका x है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, अब बटा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 16। अब 16 जो बचेगा बाबू ये क्षेत्रफल आया है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर वर्ग होगा, अतः ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे और इस पर बात करें तो इसमें क्या है, बोला है भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि कुछ फार्मूले का इस्तेमाल होता है, अतः फार्मूला याद रखना है, ये नहीं केवल फार्मूला नहीं, फार्मूला के साथ कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, नहीं तो केवल फार्मूला लगा लेने से भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर है क्या एक भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद करेंगे कि x भुजा वाले, यहाँ a का वैल्यू क्या दिया है x, हम नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि x भुजा वाले हैं, तो क्या हो जाएगा √3/4 x स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे तो क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का वैल्यू क्या बोला है x बोला है तो x के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के आपस में क्या कर लेंगे अनुपात बोला है तो अनुपात निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो है आयत नहीं है वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा √3/4 x स्क्वायर बटा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा दोनों आपस में कट जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब बराबर नहीं √3 अनुपात क्या हो जाएगा 4, यही हम लोग के राइट आंसर हो जाएगा, √3 अनुपात 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, 9 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 9 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। आसान है, त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग
बटा है क्या होगा, बटा क्या हो जाएगा, परिमाप कहेगा तो योग हो जाएगा, कुछ नहीं बटा कुछ नहीं, सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। परंतु इतना आसान है नहीं, क्योंकि एक भुजा तो साफ साफ दिख रहा है और दो भुजा इनडायरेक्ट रूप से है, अतः दो भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग त्रिभुज के परिमाप पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण बना लेंगे, और समझने के लिए आधार त्रिभुज का आधार ये 12 दिया है, 12 दिया है, और कह रहा है कि ये मान लेते हैं ये है, ये बी है और ये सी है, ए के सामने ये मान लेते हैं ये वैल्यू है, बी ये होता है, सी इसको मान लेते हैं। ठीक, जब ऐसे कर लेते हैं तो कहता है कि और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, दो भुजाओं के मापों का अंतर जो है ना वो 6 है। मतलब यह है कि b माइनस सी अगर करेंगे, क्योंकि कर्ण का वैल्यू अधिक होता है, तो बी माइनस सी करेंगे तो क्या है, 6 है। ये क्वेश्चन बोला है कि 6 है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 12 के वर्ग कर लेंगे, आधार, आधार का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग, और माइनस क्या होता है, माइनस होता है लंब का वर्ग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है एक बार प्लस में है, एक बार क्या हो जाएगा माइनस में, बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, बी माइनस सी, ए प्लस बी का वैल्यू तो मालूम हो जाएगा यहाँ से, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू निकला हुआ है 6। अब बताना है बाबू यहाँ से बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 144 कर लेंगे, यानी 12 का वर्ग हो जाएगा, इसलिए निकालेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 144 बटा क्या हो जाएगा 6, 6 से काटा जा सकता है, 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, यानी ए प्लस बी वैल्यू क्या आया है, 24 आया है। ए प्लस बी नहीं, यहाँ पर बी और सी है, यहाँ पर ए नहीं है, बी माने है ना, तो बी और सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बी और सी, यहाँ पर बी और प्लस सी, बी प्लस क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर बी प्लस सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों की तुलना कर लेंगे आपस में, तो क्या होगा, आगे अगर देखेंगे तो तुलना करेंगे, b माइनस सी बराबर 6 हो जाएगा, और b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ये 2b हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 30, इसलिए b बराबर क्या निकल के आएगा 30/2, मतलब 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा b का वैल्यू। तो b का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो क्या निकाल लेंगे, ए का फिर b है, सी का वैल्यू निकाल लेंगे, सी का वैल्यू निकालने के लिए कोई को उठा करके लाएंगे, तो b माइनस सी बराबर 6, तो किसका वैल्यू निकला है, b का वैल्यू, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, और उधर से आ जाएगा ये 6, माइनस में हो जाएगा, ये जाएगा c प्लस में, तो क्या हो जाएगा, c का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो c का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। तो हमें सब पता चल गया कि a का वैल्यू क्या है, 12 है, तो बोला है परिमाप है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू क्या था, 12 था, b का वैल्यू क्या निकल के आया, 15 निकल के आया, और c का वैल्यू क्या निकल के आया, c का वैल्यू 9 निकल के आता है, c का वैल्यू 9 निकल के आता है। टोटली कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, यही हम लोग के क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 14 और 2 16, 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा, टोटल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाते हैं। आसान क्वेश्चन था, पूछा तो यही था कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, लेकिन जब कंडीशन लगा देता है तो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। इस चीज को समझना है, और हार्ड अपने आप में कुछ होता नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है और अभ्यास करने से आसान हो जाता है। आसान करने के लिए सोचना है। उसके बाद और ये चैनल से जुड़ने से ये एक फायदा है कि हर चीज को आसान तरीका से बताया जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई बताया जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और बोला एक समकोण है, मान लो कि क्या है, समकोण है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई, ये तो कर्ण जो होती है ना हाइपोटेनियस, वो बहुत बड़ी होती है, ये कर्ण जो है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटी भुजा ये 7 मान लेते हैं और इसको 24 मान लेते हैं। ये दोनों से ज्यादा बड़ी भुजा होगी ये होगी,
अब क्या कह रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त का मतलब होता है इस तरह से वृत्त बना देंगे और यहां से क्या हो जाएगा, ये परिवृत्त हो जाएगा, ये परिवृत्त कहा जाएगा और परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। मान लो कि वो हो जाएगा तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा बाबू, पहले हम लोग के निकालना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग करते हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो 24 का वर्ग कर लेंगे और प्लस 7 का वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग हो जाएगा 526 और 7 7 49 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7, शायद 24 का वर्ग जो है ना, चर्चों को 576 होता है। 24 का वर्ग जो होता है ना बाबू 576 होता है, 576। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 आए क्या हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा बाबू 625 हो जाएगा। इधर एच वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, ये किसका वैल्यू है, 25 का वैल्यू है। अब वैल्यू निकल के आया, अब एच का वैल्यू निकल के आया तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है वह जो होती है कर्ण के आधा होती है। कर्ण के क्या होती है, कर्ण के आधा होती है। इसका मतलब है कर्ण का वैल्यू 25 है और बटा 2 करेंगे मतलब साढ़े 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ये क्या है 12.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.5। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है बाबू, ये ध्यान देना है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है। कोनो सामान्य क्वेश्चन नहीं है परंतु तरीका सामान्य हो सकता है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर वर्ग है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। मतलब भुजा की लंबाई निकालना है बाबू। समबाहु कहने का मतलब क्या है, समबाहु का प्रॉपर्टी होता है कि सब भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे ही सब भुजा आपस में इक्वल होगा, ए बी सी सब भुजा इक्वल होगा और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को अगर ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया जो है ना त्रिभुज का जो एरिया है ना, एरिया जो है क्या हो जाएगा √3/4 गुने ए स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 ए का वैल्यू पुट करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ इसका क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है। क्षेत्रफल वैल्यू दिया है 49√3, 49√3 दिया है और √3/4 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। आसानी से हम √3 से √3 काट सकते हैं और इसको क्या करेंगे 49 गुने 4 कर लेंगे, इधर रूट लगा देंगे बाबू, इधर ए हो जाएगा। और रूट से बाहर करेंगे तो 7 का वर्ग है तो वर्ग से रूट कट जाएगा तो 7 बच जाएगा और गुने 2 का वर्ग है, वर्ग से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू ए। ये क्या है, ये क्या है, यही बोला है ना एक भुजा की लंबाई, तो ये क्या है एक भुजा की लंबाई है तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 और 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आसानी तरह से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। क्वेश्चन आगे अगर देखें तो क्या है, क्वेश्चन आगे देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः एबी बीसी और एसी के भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बताना है बाबू कि जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग के बहुत बड़का का क्षेत्रफल का भुजा दिया, क्षेत्रफल ना देकर के सबसे बड़ा वाला त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई दिया है। आज चूंकि ये त्रिभुज है समबाहु, मतलब एक भुजा अगर 4 है 4 सेंटीमीटर है तो सब भुजा आपस में 4-4 सेंटीमीटर ही होगा। तो बोला है कि जब उसमें से आधी आधी भुजा के लंबाई पर पी क्यू आर एक त्रिभुज बना दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको बताओ। ये क्वेश्चन का अपना भाव है। तो चलो ये क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी। और कह क्या रहा है कि P जो है ना बाबू ए बी के मध्य बिंदु में है P,
और कह रहा है कि क्यू जो है ना वो बीसी के मध्य बिंदु में है और एसी के जो मध्य बिंदु में है बाबू वो है आर, आर है। तो मान लो कि ये त्रिभुज बना ही लेना है क्योंकि इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन कहा है कि बाबू जो एबीसी त्रिभुज है ना उसका एक भुजा की लंबाई दिया है कि क्या है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहने का मतलब है सब भुजा आपस में 4-4 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको दो भाग में डिवाइड कर दे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसको डिवाइड कर दे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है ना 1 2 3 4 ये चार भाग में क्या हो गया डिवाइड हो गया है। कितने भाग में डिवाइड हो गया है 4 भाग में। तो क्या कर लेंगे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है, चूंकि यहाँ समबाहु कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/4 हो जाएगा। गुने भुजा, भुजा को कहेंगे 4 के स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो क्या होगा, और इसमें से और एक खास बात यह है कि हम लोग के 4 से भाग करना है क्योंकि एक भुजा आपस में क्या होती है, सब त्रिभुजा आपस में क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। तो जैसे ही 4 से हम भाग देंगे तो ये 4 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा गुने 4 गुने क्या हो जाएगा 4। इसको काट देंगे तो 1 4 1 4 1 4 1 4 बराबर क्या बचता है बाबू √3 बचता है। तो जो √3 बचता है वही इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, अब वर्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहता है लेकिन कंसेप्ट से क्लियर हो सकता है, और वो अगर क्लियर करना है तो अपने YouTube चैनल VM22 से जुड़कर ये कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और VM22 का परिवार बन सकते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन आगे क्या है, 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 36 54 92 76 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करे। एलसीएम निकालना है बाबू कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना है क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे 36 54 72 और 96 के एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 18, फिर क्या हो जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा और 48 दूनी 96 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 27 बच जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, 9 हो जाएगा 27 हो जाएगा और फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। अब 2 से नहीं 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर लगा सकते हैं बाबू 3 से, 3 एकम 3, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 के 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 का 3 और ये 4 का 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आसानी से बाहर बाहर वाला को गुना कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 4 तिया 12, पहले ऊपर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24, 24 24 आ जाएगा यहाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 चौका 24 की 4 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा। फिर 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा 64, 864 जो हो जाएगा यही राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। और कोई उपाय है तो बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि एग्जाम के समय बहुत प्रेशर आता है, तो कोशिश करना है कि थोड़ा हाथ को स्पीड करना है और माइंड को स्पीड करना है, तो आसानी से कम टाइम में इस प्रक्रिया के द्वारा भी बनाया जा सकता है। चलो क्वेश्चन आगे क्या है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है बाबू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, भाषा कुछ और है। इतना अगर भाषा एग्जाम हॉल में बैठ करके समझेंगे तो आधा दिमाग में आएगा, आधा बाहर चल जाएगा। तो ऐसे चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या अधिकतम संख्या पूछना चाह रहा है कि न्यूनतम संख्या। अगर यह अधिकतम संख्या पूछना चाह रहा है तो मसा निकालेंगे, और न्यूनतम संख्या पूछना चाह रहा है तो जो दी गई संख्या उसका एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 70 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब फिर 2 से लगा लेंगे, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा और 21 दूनी 42 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो क्या लगाएंगे 5 3 8, 3 से नहीं लगेगा। फिर 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 7 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे 7 से लगाएंगे। 7 पचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और 7 दूनी 14 और 7 21।
और 7 पचे 35 दूनी 70, जीरो फेंक दो, 7 21, 21 दूनी 42 और जीरो लगा दो। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन हो जाएगा बी 420। क्वेश्चन आगे देखेंगे तो ये क्या कहता है, हर प्रकार के क्वेश्चन लिया गया है जो ऐसा ना लगे कि जिससे पढ़ने से एग्जाम का क्वेश्चन ना बने। सब एग्जाम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तरीका मालूम होगा। इस तरीका को पालन करके इसी से बेस्ट जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा उसका बनाने के लिए थोड़ा मतलब आसानी से बना सकते हैं। दो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं होती है जो संख्या अपने से लगता है और कोई से नहीं, मतलब वैसी संख्या जो एक से लगे और अपने से लगे, यही होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझना है और विशेष संख्या के बारे में और विशेष इसका थ्योरिकल के बारे में अगर चाहता है कि इस वीडियो पर इस वीडियो में क्लास मिले तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके साधारण शब्दों में और आसान तरीके से चीजों को समझा करके सिलेबस भी पूरा किया जाएगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज पूछ सकते हैं, इसका जवाब 100% चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आगे दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें कहा है कि x जो है और y है वो दोनों क्या है बाबू, x और y क्या है, तो कहेंगे अभाज्य है। अभाज्य है मतलब अगर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे ना तो कॉमन क्या निकल के आएगा, कॉमन निकल के आएगा एक, क्योंकि एक से ही लगेगा और अपने से लगेगा। फिर क्या है, x जो है ना, x जो है ना वो क्या है कि बड़ा है y से, x बड़ा है y से, मतलब इससे पता चल रहा है कि बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो कह रहा है कि एलसीएम निकालो, एलसीएम दिया हुआ है 119 है, तो क्या होगा 2x माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। 2x माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग की x का वैल्यू और क्या है x का वैल्यू और y का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो हम लोग निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x और y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम देखेंगे कि इसको लाया कितना है भाई, 119 है, तो 119 को दो इस रूप में इसको गुणज करके लाना है। 119 कैसे आएगा, तो क्या करेंगे 17 गुने 9 करें, 17 गुने 7 करेंगे तो 17 17 क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो 119 हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे कि जो ज्यादा बड़ी संख्या है उसको x वैल्यू के बराबर लेंगे और जो छोटी संख्या है वो y के बराबर लेंगे, क्योंकि ये क्या है आपस में क्या है, गुणज हो जाएगा। ये कौन बोला है, प्रश्न बोला है, प्रश्न बोला है कि x बड़ा है और y छोटा है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर 17 कर सकते हैं और y बराबर 7 कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 3y और माइनस x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुने y का वैल्यू देखेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू 17 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा और 21 में से 17 जाएगा तो बच जाएगा 4 और यही 4 हम लोग के राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या है, इसको अगर ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 का लघुत्तम समवर्तक क्या है, तो कह रहा है कि दो क्रमागत होना चाहिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब मान लो कि धन पूर्णांक अगर 4 है और ये 5 है, आई दोनों का अगर निकालना रहे एलसीएम तो क्या कर सकते हैं, 4 5 20 गुणज कर देंगे, वही तो हम लोग की एलसीएम आ जाएगा। फिर अगर देखेंगे 21 और 22 तो क्या करेंगे, 21 और 22 कहेगा तो 21 22 का एलसीएम क्या होगा, दोनों के मल्टीपल होगा, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह से बोला है कि दो क्रमागत, जैसे 4 5 क्रमागत है, 21 22 क्रमागत है, 20 21 क्रमागत है, और सबको अगर निकालना चाहेंगे, क्रमागत को निकालना चाहेंगे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो एलसीएम आ जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग तय कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। यह एक सिद्धांत है, यह सिद्धांत इस मेथड पर क्या कर सकते हैं, x है और x प्लस 1 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्रमागत है,
ऐसे क्या है x है, अगला है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्रमागत संख्या है। इसका अगर एलसीएम निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली इसको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1। और x प्लस जैसे ही 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आगे कुछ प्रक्रिया करने की आवश्यकता होगा तो करेंगे। तो एक होगा नहीं, और x इंटू एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर ऑप्शन ऐसा रहता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता, दोनों आपस में गुना कर देते एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पर इतना ही पर कैलकुलेशन करके ऑप्शन लगाया है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन तो क्या है, 17 क्वेश्चन क्या कहता है। 17 क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो देखो 3 है, कॉमा 4 है और कॉमा x है, तो हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। होगा वही एलसीएम, होगा वही एलसीएम जो तीनों काट सकता है, चारों काट सकता है, और x तो काट ही सकता है, लेकिन x का वैल्यू अज्ञात है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर तय किया जा सकता है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 डिवाइड करे और 4 डिवाइड करे। अगर दोनों डिवाइड करे तो हो सकता है, और अगर दोनों में से कोई एक डिवाइड ना करे, इसका मतलब है वो ऑप्शन कदापि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 से अगर देखेंगे तो 60 डिविजिबल है, 4 से भी देखेंगे तो 60 कट जाता है, 24 को देखेंगे तो 3 काट देगा और 4 भी काट देगा, और 36 को भी ऐसे देखेंगे तो 3 भी काटता है और 4 भी काटता है। 18 को यहाँ अगर विचार करें तो यह 3 तो काटता है परंतु 4 नहीं काटता है, अतः हम कह सकते हैं कि x का एलसीएम जो है वो 18 हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या, 6, 9 और x का एलसीएम दिया है, 6 और 9 और x का एलसीएम दिया है 72। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है, x का संभावित मान हो सकता है। एलसीएम कितना है, 72 है, संभावित मान कहता है कि हो सकता है। अगर 6 से काटे तो कट रहा है, 9 से काटे तो कट रहा है, इसका मतलब है कि x कोई वैल्यू ऐसा हो जो 72 को काटे, जो 72 को काटे। तो कहेंगे 18 भी 72 को काट रहा है, 12 भी काट रहा है, 24 भी काट रहा है, 36 भी काट रहा है। तो क्या ये सब ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसा नहीं, सब ऑप्शन तो होगा नहीं, संभावित मान हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 6 इस बनाने का तरीका से क्या निकलेगा, 6 और 9 और x है, यही है ना। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा, 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 3 होगा। ये दोनों में से देखा जाए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो एलसीएम दिया था ना एलसीएम, उसमें क्या कर देंगे, एलसीएम जो दिया है ना एलसीएम उसमें से क्या कर देंगे, 3 से भाग लगा देंगे। तो एलसीएम का वैल्यू क्या है, 72, अब बटा क्या हो जाएगा 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 12, चढ़ती है 12 बराबर 24 जो है ना ये हो सकता है, और अदर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। होने की संभावना जो जताया जाएगा वह 24 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वर्गमूल है, 13 का क्या है, वर्गमूल है, और कॉमा हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का। आसानी से क्या करेंगे, आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको आसानी से कर सकते हैं क्या, 4 है 12 है तो 2 से लगाएंगे, 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 है तो 2 से लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। इसको लगा देंगे आसान तरीका से, क्या लगा देंगे, 2 से 2 1 2 हो जाएगा, और ये 3 बच जाएगा, ये 13 बच जाएगा, द्वितीय ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे तो इसमें क्या है कि 22, 24, 48, 16 का लघुत्तम समापर्त ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लघुत्तम समापर्तक निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन एज करके ऑप्शन काट करके हम लोग क्या है तय कर सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है।
तो 22 से देखेंगे तो 22 48 को डिविजिबल नहीं करता है, काटता नहीं है। लसा जानते हैं कि वैसी संख्या होती है जो सब उसको क्या कर दे, काट दे। 24 देखेंगे तो 24 जो है कि 24 48 को नहीं काटेगा, और अगर 48 को देखेंगे तो 176 को नहीं काटेगा। इसका मतलब है कि ये तीनों तो कोई ना कोई संख्या से नहीं कटने वाला है, और जो ऑप्शन बच रहा है वही क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो चारों इसको क्या कर दे, काट दे। 528 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं तो इसमें क्या है, बोला है दो सह मूल्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। लघुत्तम समवर्त क्या होगा, समूल्य को कहा जा रहा है। समूल्य का मतलब क्या है, समूल्य का मतलब वह है कि दो संख्या ऐसी संख्या हो जिसका कॉमन एक हो, जिसका कॉमन दोनों संख्या में क्या हो, एक हो, वही क्या होगा, सहमूल होगा। तो सहमूल के लिए अगर कॉमन एक है, इसका मतलब है कि एलसीएम जिसका निकालेंगे तो दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x गुना y बराबर xy हो जाएगा। जो xy हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 60 120 225 का एलसीएम निकालना है। 60 120 225 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 125 का, हेलो, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 60 120 और 225 का लसा निकालने के लिए बोला है। तो क्या कर लेंगे, 60 120 225, इसको क्या कर लेंगे, 2 से लगा देंगे। ये 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक जीरो बैठा देंगे, और ये जितना है उतना ही 225 रह जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ही 225 हो जाएगा। इसको 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 6 पचे 30 हो जाएगा, और 5 से लगाएंगे 5 चौका 20, 5 पचे 25 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 9 हो जाएगा 15 तिया क्या हो जाएगा 45। तो देखेंगे क्या, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 तिया 30, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, और 60 गुने क्या हो जाएगा 15, 15 छक्का क्या हो जाएगा, 15 छक्का क्या हो जाएगा 90, और 90 पर क्या लगा देंगे, जीरो। 900 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 900 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 900। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। और तो आज का बस इतना ही। अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्या है, जो विषय में समस्या है, जो चीज से लगता है डर, उसको यहाँ डर से मुक्ति दिलाने के लिए इस चैनल मुख्य रूप से इस चैनल का निर्माण किया गया है। और जो भी समस्या है बेझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस समस्या को पूरा करने के लिए VM22 हमेशा आपके साथ रहेगा। आज इतना ही। जय हिंद।